कार्य पढ़ लिया था, फंक्शन पढ़ लिया था, कैसे ये एक्शन करते हैं, कैसे ये काम करते हैं, ये बता दिया था मैंने आपको। किसका? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। अब आर्य ने अपना काम कर दिया, उन डीएनए को काट पीट के रख दिया। अब उनको सेपरेट करना है अपने को और आइसोलेट करना है। आवाज नहीं भाई, ठीक है। अपने को क्या करना है? उन डीएनए सेगमेंट को सेपरेट करना है और आइसोलेट करना है। क्यों? आइसोलेशन की क्यों जरूरत होती है बताओ? आप सभी ने देखा होगा, आप कोविड में आइसोलेट रहे आइसोलेट, घर में रहना भी आइसोलेट ही है, घर से बाहर नहीं जा रहे मतलब आइसोलेट ही है। जरूर नहीं आइसोलेट के लिए वेंटिलेटर पे एडमिट होना, एक ऑक्सीजन मास्क लगा होना, ये आइसोलेशन नहीं होता। अगर आप एक स्पेस पे बंद हो, वहां से बाहर नहीं निकल रहे, वो आइसोलेट ही है। आइसोलेशन का मतलब होता है किसी के कांटेक्ट में ना आके अपनी चुपचाप अपनी जगह पर अपन स्थिर है, उसको बोलते हैं आइसोलेशन, ठीक है। मेडिकल आइसोलेशन अलग होता है, फिजिकल आइसोलेशन अलग होता है। लगभग सभी रहे कोविड में। कोई बाहर घुमा है क्या सड़क पे? नहीं घूमे ना? हम घूमे थे, हमें काम करना था हॉस्पिटल में, ठीक है। तो आइसोलेशन का मतलब होता है कोई भी अपना जो एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट है अपन उससे दूर हो जाए। क्यों? क्योंकि अपने को कंटामिनेशन से बचना है। किससे बचना है? कंटामिनेशन से बचना है, इन्फेक्शन से बचना है। अब जो आपने डीएनए के पीस कट करें, क्या आपने जो डीएनए के पीस कट करें, अगर उनमें कंटामिनेशन हो गया तो आप जो चीज चाह रहे थे, डिजायर चीज जो आपने निकाली थी, क्या वो उसमें इंप्रूव दिखेगा? नहीं दिखेगा। उसके साथ साथ कोई और करेक्टर भी आ सकता है, नहीं आ सकता है। अगर कंटामिनेशन हुआ, इन्फेक्शन हुआ, आप चाह रहे हो कि जैसे सपोज करो आप एप्पल की हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हो, उसकी लाइफ बढ़ा रहे हो। एक एप्पल है जो 2 दिन के अंदर खराब हो रहा है, एक एप्पल है जो 15 दिन के अंदर भी खराब नहीं हो रहा और अच्छा टेस्ट आ रहा है, टेक्सचर भी अच्छा है, फ्लेवर भी अच्छा है, दिखने में भी सुंदर है। आप चाहते हो कि ये दूसरा वाला एप्पल भी ऐसा हो जाए, तो उसके लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज करोगे, हाइब्रिडाइजेशन कराओगे। हाइब्रिडाइजेशन उस यानी उसके अंदर से डिजायर्ड जीन निकालोगे। अब उसके अंदर जीन से जो अपन ने डीएनए निकाला है, अगर वो कंटामिनेटेड हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, अपन जो चाहते थे वो रिजल्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। उसके साथ साथ और रिजल्ट भी आ सकते हैं। में पॉसिबिलिटी है कि इसके साथ मुझे कोई गलत इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। मैं चाह रहा था एकदम बढ़िया रेड कलर का उस पर टेक्सचर दिखे, उसके लुकिंग बहुत अच्छी रहे, क्या पता वो कोई और ही कलर हो जाए, इन्फेक्शन की वजह से कुछ म्यूटेशन हो जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि म्यूटेशन किस जगह पे हो रहा है? डीएनए जीन्स हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी उसके ऊपर कोई म्यूटेशंस देखने को मिल सकता है। इसलिए मुझे उन डीएनए के पीसेस को क्या रखना पड़ेगा? आइसोलेट रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? आइसोलेट। इस प्रोसेस को बोलता हूं मैं सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। क्या बोलता हूं? सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। जो किस प्रोसेस के थ्रू होती है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। किसके थ्रू होती है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बात समझ में आ गई क्या? अपने पिछले लेक्चर में, नहीं पिछली स्टेप्स में अपन ने डीएनए को कट करके तैयार कर लिया, ठीक है। अब उनको मुझे क्या करना है? सेपरेट करना है और कंटामिनेशन से बचाना है, ठीक है। तो वो देखते हैं अपन कैसे क्या होगा। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। उनको सेपरेट करना है और आइसोलेट करना है उनको, ठीक है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे भाई? अरे किस प्रोसेस से करेंगे? जेल इलेक्ट्रो, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इस प्रोसेस में ऐसा क्या होगा आपको बताए? इलेक्ट्रोफोरेसिस आ रहा है। इलेक्ट्रो यानी इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी बात होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी कुछ बात होगी। तो आप देखो, मैं आपको एक डायग्रामेटिकली सिंपल रिप्रेजेंट करके बताता हूं कि सपोज करो मेरे पास ये ऐसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा सिस्टम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सिस्टम बना हुआ है। ये मेरे पास सिस्टम है। इसमें से कुछ क्या है? कंट्रोल पैनल्स हैं। क्या है इसके? कंट्रोल पैनल। सपोज करो इसके अंदर मैंने उन सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स को कर दिया, डाल दिया। अरे डाला कि नहीं डाला? आप मान लो यहाँ मैंने उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को ऐसे, ये मेरे क्या रहे? डीएनए फ्रेगमेंट्स रहे भाई। ये सारे के सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स मैंने इसके अंदर पटक दिए। ये सिस्टमेटिकली नहीं है भाई, रैंडमली पड़े हुए हैं। कैसे? रैंडमली इसमें रखे हुए। ऐसे मत सोचो ना आपने तो बहुत अच्छे से जमा दिए ना, रैंडमली रखे हुए इसमें, ये इसमें रखे हुए।
अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। आपको पता है डीएनए कैसा चार्ज होता है, अरे नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए। डीएनए कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रेगमेंट है। इसमें जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करूंगा, क्या स्टार्ट करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करूंगा, एक तरफ मानो एनोड है और दूसरी तरफ कैथोड है, एनोड और कैथोड, ठीक है। एनोड पे कैसा पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पर नेगेटिव। डीएनए खुद नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, सेल में मत जाना, उल्टा होता है वहां, आप सोचिए कंफ्यूज हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, जिसमें अपन सप्लाई कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अपन जाते हैं किसमें, केमिस्ट्री में, जब अपन ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं उल्टा होता है, बिल्कुल होता है ना, ठीक है। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, जस्ट अपोजिट होता है। अब आपको पता है डीएनए फ्रेगमेंट्स आपके कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं। कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो ये किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। बात समझ में आ गई। सेम चार्जेस रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को लाइक करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे। अब ये यहाँ से क्या होंगे, इसकी तरफ खींचना स्टार्ट होंगे, नहीं होंगे। अरे भाई सारे के सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स इधर आ जाएंगे, ठीक है। अभी सामने को देखो, मैं आपको कैसे दिखाता हूँ। यहाँ से मैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को हटा देता हूँ, ठीक है। इस हटाने का मतलब क्या हुआ, इस हटाने का मतलब ये हुआ कि सर ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स थे आफ्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए, इस तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। अरे बात समझ में आ रही है, कुछ आ रही है, नहीं आ रही। यानी ये डीएनए फ्रेगमेंट्स अब किस तरफ शिफ्ट होने लग गए, पॉजिटिव एनोड की तरफ शिफ्ट होने लग गए। अब यहाँ पर ये शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस शिफ्ट होने का भी एक इनके इफेक्ट होता है। यानी ये इनकी जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे। और ये अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग जो अरेंज होते हैं उस इफेक्ट को बोलते हैं सीविंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट। बात समझ में आ गई। सीविंग इफेक्ट क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल है, अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अपनी साइज के अकॉर्डिंग अरेंज होना क्या कहलाता है, सीविंग इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सीविंग इफेक्ट कहलाता है। अरे बात समझ में आ गई क्या, अच्छे से आई, आगे बढ़े। ये हो गया। अब ये डीएनए फ्रेगमेंट्स इधर आ गए। अब मुझे इसके अंदर अगरोथ जेल डालनी है। क्या डालनी है, अगरोथ जेल, जो नेचुरल पॉलीमर होता है। अरे नेचुरल पॉलीमर तो कहाँ से प्राप्त होती है अगरोथ जेल, बताओ, सीवीड से। कहाँ से, सीवीड से प्राप्त होती है नेचुरल अगरोथ जेल। उसके अंदर एल्कलाइन मीडियम रखते हैं ताकि ये कंटामिनेटेड ना हो और सेपरेट रहे। इसके लिए अपन क्या एल्कलाइन मीडियम भी इसके साथ में रखते हैं, जो आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताया था मैंने, अरे बताया था, ठीक है, सेम ऐसा रखेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, जेल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको डले हुए हैं, अपने जेल इसमें मिक्स कर दिया, एल्कलाइन मीडियम अपन ने इसके अंदर रख दिया। अब उसके अंदर क्या हो गए, ये मिक्स हो गए। क्या हो गए, मिक्स। अब मुझे दिख नहीं रही है, अब मुझे क्या दिख नहीं रहे, अब मुझे इनको देखना है। तो इनको देखने के लिए इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए मैं स्टेनिंग करता हूं इथिडियम ब्रोमाइड के साथ। किसके साथ, इथिडियम ब्रोमाइड के साथ। इन्हें क्या करूंगा, स्टेनिंग करूंगा। क्या करूंगा, स्टेनिंग। इनकी मैंने स्टेनिंग कर दी इथिडियम ब्रोमाइड के साथ। अब भी विजिबल नहीं है। अब ये विजिबल होंगे ऑन द एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन। इनके ऊपर जैसे ही मैं यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर डालूंगा ये मुझे कैसे हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे, दिखने लग जाएंगे। बात समझ में आ गई। यानी आपको पता चला कि ये डीएनए फ्रेगमेंट्स कंडीशन है, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग करनी पड़ेगी और यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर डालना पड़ेगा, तभी मुझे ये डीएनए फ्रेगमेंट जो अपनी लेंथ के अनुसार, लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज हुए थे, किसकी तरफ, एनोड की तरफ, वो मुझे दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इस दिखाई दे गए, मुझे अरेंज हो गए। अब मुझे इसमें से वो उठाना है और किसके अंदर डालना है, होस्ट में। अरे कहाँ डालना है, होस्ट में डालना है, डालना है नहीं डालना है। होस्ट में डालने के लिए लेके कौन जाएगा, वेक्टर। कौन लेके जाएगा, वेक्टर लेके जाएगा। अरे बिल्कुल लेके जाएगा वेक्टर। अब यहां से जब मैं इस डीएनए के पीस को इस जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में से बाहर निकालता हूं, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन क्या, इल्यूजन। क्या बोलते हैं, इल्यूजन। बात समझ में आ गई। ये प्रोसेस जो मैंने आपको बोला है इतना सारा, ये किसके अंदर होता है,
सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, यानी जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के अंदर ये कहानी होती है। अरे समझ में तो आई या ऊपर से चली गई? आई समझ में अच्छे से? कोई डेफिनेशन ऐसी लगी जो नहीं आई? एग्जाम में डायरेक्टली आपसे डेफिनेशन सेंटेंस दे दिया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायरेक्टली पूछा जाता है क्वेश्चन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब 1 बाय 1 अपन लिखते हैं। सबसे पहले क्या होगा भाई? नेगेटिवली चार्ज डीएनए, नेगेटिवली चार्ज डीएनए अट्रैक्ट्स टुवर्ड पॉजिटिव एनोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड स्टेप क्या होगी? अरे अट्रैक्ट हो गए, अट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा? ये अब एनोड की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। अब मुझे इनका क्या है, जो डीएनए फ्रेगमेंट की साइज है उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डीएनए फ्रेगमेंट की साइज के अकॉर्डिंग क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अरेंज। तो अरेंजमेंट ऑफ डीएनए, अरेंजमेंट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? सीविंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीविंग इफेक्ट। कॉल्ड सीविंग इफेक्ट। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं सीविंग इफेक्ट। यानी डीएनए फ्रेगमेंट अपनी साइज के अकॉर्डिंग, अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज होना ही क्या कहलाता है? सीविंग इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे इसके अंदर? अरे क्या ऐड करेंगे इसके अंदर अपन थर्ड प्रोसेस में? बताओ भाई। अग्रोज जेल, एडिशन ऑफ अग्रोज जेल। अग्रोज जेल कहां से प्राप्त होती है? सीवीड से। किससे मिलती है? सीवीड से, जो कैसा है मेरा? नेचुरल है। कैसा है? नेचुरल पॉलीमर है। इसके साथ साथ मैं और क्या मिक्स करता हूं? इसके साथ साथ मैं एल्कलाइन मीडियम भी रखता हूं। क्या रखता हूं? एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, ये हुए। अब इसके बाद क्या होगा? आपने ये स्टेप देखी, इस स्टेप के बाद कौन सी है बताओ? उसके अंदर भी मिक्स हो गया अच्छे से? अरे हुए नहीं हुए, अच्छे से मिक्स हो गए, सेपरेशन हो जाएगा, आइसोलेट अच्छे से हो रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, यहां से अगर एक डीएनए के पीस को आउट करना है तो उस प्रोसेस को कहता हूं मैं इल्यूजन। ठीक है, द एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम अगरोज जेल। इल्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इल्यूजन कहते हैं। अरे समझ आ गई क्या बात आपके? ये सारी चीज आपके क्लियर हुई क्या दिमाग में? हुई क्या क्लियर? नोट डाउन करो इसको फटाफट, फटाफट नोट डाउन करो।
क्या करनी है अपने को, स्टेनिंग भी करनी है, ठीक है। यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इधर लिख लो। फॉर विजुअलाइजेशन, देखने के लिए, फॉर विजुअलाइजेशन स्टेनिंग विद, किसके साथ स्टेनिंग करनी है, इथीडियम अब देखो, अब अपन क्या देखेंगे, अब अपन पढ़ने वाले हैं भाई क्लोनिंग वेक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं, क्लोनिंग वेक्टर। क्या होता है क्लोनिंग वेक्टर, किसी को कुछ पढ़ा है क्या, अरे किसी ने कुछ पढ़ा है क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, बताओ भाई कि क्लोनिंग वेक्टर ये होता है। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर किसी को कुछ पता है तो बताओ भाई क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, कुछ भी बताओ। अरे कल बताया था मैंने जाते जाते, होस्ट वेक्टर और डोनर, बता ही देना वेक्टर क्या होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्लोनिक संवाहक, ऐसे बोलते हैं ना। क्या होता है क्लोनिंग वेक्टर, अरे क्लोनिंग वेक्टर आपको सीधा पता है कि जो आपकी डिजायर जीन है या फिर डीएनए, उसको किसके अंदर, होस्ट के अंदर ले जाता है। अरे यही तो लेके जाता है, इसीलिए तो संभाग बोलते हैं। ये क्या करता है, कैरीज द डीएनए इनटू होस्ट सेल, होस्ट सेल के अंदर इसको लेके जाता है, किसको, डीएनए को। किसको लेके जाएगा भाई ये, डीएनए को, कैरीज द डीएनए इन दी होस्ट सेल। होस्ट सेल में क्या करता है ये,
कैरी करता है। क्लोनिंग वेक्टर क्या करता है, डीएनए को होस्ट सेल के अंदर ले जाने का काम करता है। अब इसके पास कुछ विशेषताएं होना जरूरी है, तब मैं इसको क्लोनिंग वेक्टर कहूंगा, यानी इसके कुछ क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल करता है कोई ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, क्लोनिंग वेक्टर कह सकते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। तो वो विशेषताएं कौन कौन सी होती है, इसमें देखो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन देखते हैं कि इसके अंदर क्या होने चाहिए, कुछ साइट होती है जिनके अलग अलग नाम होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, यानी इस क्लोनिंग वेक्टर के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है, कुछ विशेषताएं इसके पास होनी चाहिए। इन विशेषताओं को जो मानेगा उसी को अपन क्लोनिंग वेक्टर कहेंगे, ठीक है। वो कौन कौन सी होती है, वन बाई वन देखते हैं। पहली होनी चाहिए इसके पास ORI साइट। क्या होनी चाहिए भाई, ORI साइट। ORI साइट का पूरा नाम होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होता है भाई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृति का उद्गम केंद्र। क्या होना चाहिए इसके पास, प्रतिकृति का उद्गम केंद्र होना चाहिए। प्रतिकृति का और ये होना आवश्यक है नहीं है इसके पास ORI साइट। ORI साइट क्या होती है, ORI साइट ऐसी साइट होती है जिस जगह से एक ऐसा पॉइंट होता है वेक्टर में जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ए पॉइंट वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्टेड इन द वेक्टर इज कॉल्ड ORI साइट। उसको मैं क्या कहता हूं, ORI साइट कहता हूं, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, प्रतिकृति की जो कॉपीज बनती है, प्रतिकृति करना स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है, उसको क्या कहता हूं, ORI साइट। क्या कहता हूं, ORI साइट। ORI साइट की आप डेफिनेशन लिख लो, ए पॉइंट वेयर replication is started in vector is started in vector। इसको अपन क्या कहते हैं, ORI साइट कहते हैं। अब हम देखो, आपको पता है कि सर कॉपीज कितनी बनेंगी, वो डिपेंड करता है कितनी बार रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन अपन कॉपीज की बात करते हैं 2 की पावर n, बताई थी मैंने, 2 की पावर n की कुछ अपन बात करते हैं। तो आपकी यही वो साइट है जो डीएनए की कितने कॉपीज बनेंगी उस नंबर को कंट्रोल यही करेगा। अगर आप देखो एक क्लोनिंग वेक्टर में एक से ज्यादा ORI साइट है, एक से ज्यादा ORI साइट है, तो क्या हर जगह से रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको चाहिए 2 कॉपी, बन गई 15 कॉपी। उसको कंट्रोल कौन करता है, ये कंट्रोल करता है। क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ये क्या काम करता है, कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए। जो इससे डीएनए लिंक्ड है उसकी कॉपीज के नंबर्स को, कितनी कॉपी मुझे करनी है, कितनी जेरोक्स करनी है, उसको ये कंट्रोल करता है। समझ आ गई बात, कौन, ORI साइट। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 का पेपर उठा के देखना, 2020 का पेपर उठा के देखना, क्वेश्चन आया हुआ है क्लियरली, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर हु कंट्रोल द कॉपीज नंबर ऑफ लिंक डीएनए ऑन ORI साइट। It controls the copies number of linked DNA। ठीक है भाई, इसकी कॉपीज को ये क्या करता है, कंट्रोल्ड करता है। अब दूसरी चीज और क्या होनी चाहिए इसके पास, सर रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन भी होना चाहिए, जिसको अपन कहते हैं रोप साइट। क्या कहते हैं, रोप साइट, ROP। इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है रोप साइट का पूरा नाम, और ये अपने को प्रीफर करते हैं कि ज्यादातर कैसी होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा हुई रोप साइट, एक से ज्यादा हुई, ठीक है, तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है,
कॉम्प्लेक्स हो जाएगी प्रोसेस। क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अपन चाहते हैं जितना इजी प्रोसेस रहे और रिजल्ट उतना बेटर आए, वो अपने लिए बेनिफिशियल है। इसमें क्या होगी? प्रोसेस अपनी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। क्या पता जो अपन डिजायर करेक्टर प्रोडक्ट में चाहते हैं वो मिले ही ना, क्योंकि प्रोसेस इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई, इतनी जटिल हो गई कि जो रिजल्ट चाह रहे थे वो रिजल्ट आए ही नहीं। ठीक है, इसके लिए अपन प्रीफर करते हैं कि ज्यादातर अपने को सिंगल साइट होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गए। और क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं भाई इसके पास, बताओ? सेलेक्टेबल मार्कर। तीसरा क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए इसके पास। क्या होने चाहिए? सेलेक्टेबल मार्कर। क्या करते हैं भाई सेलेक्टेबल मार्कर, बताओ? सेलेक्टेबल मार्कर क्या काम करते हैं? किसी कुछ पता सेलेक्टेबल मार्कर क्या काम करते हैं? रिकॉम्बिनेंट नाम सुना है? पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेंट को वही बोलते हैं। और नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, उनमें अंतर कौन करता है? यही करता है। ठीक है, आइडेंटिफाई या डिफरेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, उनके बीच में अंतर कौन देता है? सेलेक्टेबल मार्कर देता है। ठीक है, ये क्या काम करता है? डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, पुनर्योजित एंड अपुनर्योजित बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? पुनर्योजित और अपुनर्योजित। ठीक है, और किस किस के बीच में डिफरेंट करता है ये? ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इनके बीच में ये अंतर बताता है, अंतर प्रदान करता है। अब देखो मेरे पास इनडिफरेंशिएट साइट की वजह से हुआ क्या? ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? स्थानांतरित। क्या होता है? स्थानांतरित, यानी कोई चीज उठ के दूसरी चीज पहुंच जाए उसको अपन स्थानांतरण बोलते हैं। अरे बोलते नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ट्रांसफर, माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? माइग्रेशन या ट्रांसफर। तो इसी से एक प्रोसेस बनती है जिस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है इस प्रोसेस का नाम? ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जो डिजायर मेरी जीन थी उसका प्रेजेंट डीएनए, उसका प्रेजेंट डीएनए होस्ट सेल में जाता है, उसी प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं? ट्रांसफॉर्मेशन कहता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी प्रोसेस हुई? ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरित। क्या बोलते हैं? स्थानांतरित प्रक्रिया। क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू होस्ट सेल। किसमें? होस्ट सेल में जाने क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू होस्ट सेल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। उसको मैं क्या कहता हूं? ट्रांसफॉर्मेशन कहता हूं। ठीक है, अब मेरे पास सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। कौन कौन से? पीबीआर 322 नाम सुना है किसी ने? पीबीआर 322, पीबीआर 322, उसके अंदर कौन कौन से सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं? किसी को पता है क्या? टेट्रासाइक्लिन, एम्फीसाइक्लिन और क्लोरोएम्फिनिकॉल। टेट्रामाइज एम्फिनिकॉल भी होता है, क्लोरोएम्फिनिकॉल भी होता है, और टेट्रासाइक्लिन का दूसरा नाम केनामाइसिन। क्या होता है? केनामाइसिन। एनसीईआरटी में नाम दे रखा है केनामाइसिन। ठीक है, ये अपने पास 4 सेलेक्टेबल मार्कर हैं जो कहां पर एनसीईआरटी में अपने को दे रखे हैं। यही आपको याद रखने, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। कौन कौन से? टेट्रासाइक्लिन, एम्फीसाइक्लिन, केनामाइसिन और मैं लिख देता हूं। ठीक है, कौन कौन से सेलेक्टेबल मार्कर हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं? देखो, ठीक है, एम्पी साइक्लिन, उसके बाद टेट्रासाइक्लिन जिसको अपन बोलते हैं
केनामाइसिन, क्या बोलते हैं, केनामाइसिन। दूसरा होता है मेरे पास क्लोरो एम्फीनिकोल, ठीक है, क्लोरो एम्फीनिकोल। ये है मेरे पास जो अपने को दे रखे हैं और यही अपने को पढ़ने, इनके अलावा अपने को नहीं पढ़ने, ठीक है। ये सेलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में बात हुई। और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए सर, वो साइज में छोटा होना चाहिए। अपने को क्यों होना चाहिए छोटा, क्योंकि इजी टू हैंडल, उसको हैंडल करने के लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए, क्या हो जाए, हैंडल करने के लिए इजी। तो अपने को कैसा होना चाहिए, वो साइज में छोटा, टू बी स्मॉल इन साइज, टू बी स्मॉल इन साइज, साइज के अंदर स्मॉल होना चाहिए। किस, क्यों होना चाहिए स्मॉल, क्यों होना चाहिए स्मॉल, बताओ भाई, आसानी से उसको अपन हैंडल कर सके, टू हैंडल इजीली, ताकि अपन उसको आसानी से हैंडल कर सकें, आसानी से अपनी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। नोट डाउन करो इनको।
ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, PBR 3:2। क्लोनिंग वेक्टर का एक एग्जांपल है PBR 3:2। किसके लिए काम में आता है वो, एक आ रही है मेरे पास, कौन सी, अरे है या नहीं है, अरे ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है या नहीं है ये बताओ, इक्वाराई है। इसके लिए जिस वेक्टर को मैं काम में लेता हूं उस वेक्टर का नाम है क्या, PBR 3:2। चलो मुझे बताओ इसकी फुल फॉर्म किसको पता है, इस PBR की फुल फॉर्म जिसको पता है उसका सिलेक्शन पक्का है, ऐसा नहीं बोलूं, जस्ट बोल दिया मैंने। और बताओ इसकी फुल फॉर्म बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग है, किसको पता है इसकी फुल फॉर्म, तुमने सिर्फ नाम ही सुना होगा, इसके पूरा नाम कभी नहीं सुना होगा, एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखा, किसी को पता है, देखो पी से बनता है प्लाज्मिड, क्या बनता है, प्लाज्मिड, पी का मतलब होता है प्लाज्मिड, और इस बी का मतलब है बोलीवियर, क्या है, बोलीवियर, और इस आर का मतलब है रोड्रिगेज, क्या है, रोड्रिगेज। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है, क्या है ये दोनों साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है भाई, ये दोनों क्या है, साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, जिसके बारे में उन्होंने बताया ये प्लाज्मिड है, ये क्या है, प्लाज्मिड, पी मतलब प्लाज्मिड है, बॉलीविल और रेड्रिगुस दो साइंटिस्ट के नाम है। अब ये करता क्या है, PBR 3:2 क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है, क्लोनिंग वेक्टर की तरह ये काम करता है, क्योंकि बिल्कुल एक क्लोनिंग वेक्टर है तो ये क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम भी करेगा। अब ये क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करेगा तो इसके पास कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट होना भी जरूरी है, तो इसके पास कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, क्या, रेस्ट्रिक्शन साइट, और कुछ होती है मेरे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, दोनों में क्या अंतर होता है अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी आप देखो रेस्ट्रिक्शन साइट और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कौन कौन सी होती है इसके पास, बताओ भाई किसको याद है, कौन कौन सी होती है इसके पास, PBU फर्स्ट, साल फर्स्ट, BAMH फर्स्ट, और PUV सेकंड, और PST फर्स्ट, और CLA या CLA क्ले फर्स्ट पढ़ते हैं इसको, और हिंड थर्ड भी होती है, कितनी हो गई टोटल, 8 हो गई, 8 बोर्ड पे लिखी हुई है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, एक और कौन सी रह रही है, इकोलाई फर्स्ट, इको आर फर्स्ट, ठीक है, एक वो साइट और रह रही, कौन सी, इको आर फर्स्ट। ये मेरे पास इसकी क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कल बता रहा था, अरे पढ़ाया था मैं, रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब, हाँ, एक ऐसी पर्टिकुलर साइट होती है जहां पर आपको इस प्रोसेस का इनिशिएशन देखने को मिलता है। यहाँ ये अब आप उसको ऐसे पढ़ सकते हो कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उसके ही भाग पर ये जीन प्रेजेंट होती है। जहां पर हम किसी भी फॉरेन डीएनए को लाके लाइगेट करते हैं तो उस जगह पर मुझे एक साइट मिलती है, उसी साइटों के नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट। बिना साइट के मुझे पता थोड़ी चलेगा, पूरा सपोज करो गोल है, ऐसे मान लिया कि मेरे पास ये पूरा गोला है, अब इसके नाम नहीं पता मुझे कौन सा पोर्शन का है, तो मैं कहीं भी लाके चिपका दूं, पता लगे यहाँ तो कोई जीन ही नहीं है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होना भी तो जरूरी है, तभी तो उस पर ग्रो करेगा, अन्यथा वो ग्रो करेगा ही नहीं। ऐसी कुछ कहानी होती है, आगे बताएंगे, ठीक है। अब मेरे पास इसमें 2 साइट भी पाई जाती है, क्या, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है, कौन कौन सी, एम्पिसिलिन और, ऐसे ही लिखते हैं दोनों को,
ठीक है, आर आएगा ऊपर एम्पीसिलिन, ठीक है, क्या आएगा एम्पीसिलिन, ये इनको ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, ये एम्पीसिलिन और ये टेट्रासाइक्लिन, कौन सी टेट्रासाइक्लिन, ये मेरे पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। अब ये दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, तो इन दोनों की साइट कौन कौन सी है, किसी को पता है क्या, इनकी साइट, उसका डायग्राम देखा होगा आपने एनसीईआरटी में बना हुआ है गोल गोल सा, वहां पर उसकी साइटों के नाम दिए हुए। तो टेट्रासाइक्लिन की दो साइट होती है, जिसको आप याद रखोगे ट्रिक से, टीबीएस, क्या याद नाम रखोगे, टीबीएस, टी का मतलब टेट्रासाइक्लिन, बी से देखो कौन सी स्टार्ट हो रही है, BAMH बाम फर्स्ट, कौन सी हो रही है, बाम फर्स्ट, ठीक है, ऐसे आप इनको याद रखोगे। इसके पास दो रेस्ट्रिक्शन साइट कौन कौन सी, बाम फर्स्ट और एस साल फर्स्ट, कौन सी, साल फर्स्ट। इसके लिए आप ट्रिक याद रखोगे टीबीएस, टीबीएस बाइक याद रहेगा, ठीक है, टीबीएस। इसके लिए एम्पीसिलिन के पास कौन कौन सी होती है, कौन सी होती है, PU फर्स्ट और PST फर्स्ट, दो स्टेज पर, ठीक है, दोनों फर्स्ट होती है, ठीक है। इसको याद करते हैं APP एप, या APPLE एप्पल नाम से याद कर सकते हो, APP एप एक, ऐसे नाम याद रख सकते हो। इसके पास दो साइट होती है, कौन कौन सी, PBU फर्स्ट और PST फर्स्ट, ये मेरे पास दो साइट होती है। अब हमें जो भी काम करना है इन साइट के हिसाब से करना है। अब आपको मेन मुद्दा आता है, सर ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं, ये किसी को आते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये कैसे पता चलता है। अब अपन क्या करते हैं, जो भी इससे बनेगा, अरे भाई अगर नया प्रोडक्ट बना मतलब वो ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, और अगर नया प्रोडक्ट नहीं मतलब वो ट्रांसफॉर्मेंट नहीं हुआ, और जो ट्रांसफॉर्मेंट हो गया उसको अपन क्या कह सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि पुनर्योजन हो गया, कोई नई चीज बन गई। और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो उसको अंतर कैसे चलेगा पता, अंतर पता करने के साथ सेलेक्टेबल मार्कर्स आते हैं। कौन आते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स आते हैं इसमें अंतर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ये आपको पता चला कि सर PBR 322 में कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। अब देखो कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, क्या लेता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं। आपके पास बाम फर्स्ट जो साइट है, ठीक है भाई, ये किसकी है, ये कौन सी एंटीबायोटिक, कौन सी एंटीबायोटिक जीन की है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कौन सी है इसकी, टेट्रासाइक्लिन, कौन सी, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यहां से अगर समझ आएगी तो पूरी बायोटेक इजी हो जाएगी आपको, ठीक है। ये चीज अगर समझ आ गई तो मैंने क्या किया, एक फॉरेन डीएनए लिया, क्या लिया, एक फॉरेन डीएनए। देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये मैंने एक फॉरेन डीएनए यहां से उठाया, ये फॉरेन डीएनए, ठीक है, ये फॉरेन डीएनए था। इसको मैंने क्या किया, इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, कौन सी, टेट्रासाइक्लिन, जिसका दूसरा नाम होता है कैनामाइसिन, क्या होता है, कैनामाइसिन, इसकी साइट है कौन सी, BMH फर्स्ट। इस पे मैंने जो कर दिया, चिपका दिया, लाके लाइगेट कर दिया, चिपका दिया। बात समझ में आ गई। इस डीएनए को मैंने क्या किया, इस डीएनए को इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की इस साइट पर रख दिया, ठीक है, इस साइट पे मैंने क्या कर दिया, चिपका दिया। समझ आ गई बात, इतना समझ आया, चिपका दिया। अब देखो इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, या तो बनेगा वो ट्रांसफॉर्मेंट या बनेगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब अपन अंतर कैसे क्रिएट करें कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो देखो जिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का बनाया है, अरे इस साइट पर, इस जीन का ये साइट है, इस पर अपन ने कोई डीएनए लाइगेट किया, इस डीएनए को अपन ने इसकी साइट पे लाइगेट किया। अब इस डीएनए से जो प्रोडक्ट बनेगा, इस डीएनए का जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर वो ट्रांसफॉर्मेंट हुआ, क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेंट, तो वो इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के मीडियम में ग्रो नहीं करेगा। समझ आ गई बात, अरे समझ आ गई बात। इसके अलावा जितनी भी हम जीन डालेंगे सब में ग्रो कर जाएगा, सबके मीडियम पे क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। ये कौन हुआ, ट्रांसफॉर्मेंट। कौन हुआ, ट्रांसफॉर्मेंट। आप ट्रांसफॉर्मेंट को रिकॉम्बिनेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांसफर हो गया वही तो रिकॉम्बिनेंट हुआ है। समझ आ गई बात। जो नहीं हुआ होगा वो
सर इस जीन पे भी उग जाएगा और दूसरी वाली जीन है अपने पास कौन सी, एम्पीसिलिन, AMPR, उसमें भी उग जाएगा। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट आपका दोनों मीडियम में ग्रो कर जाएगा। बात समझ में आ गई? कौन कौन से मीडियम में? सर टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में भी और एम्पीसिलिन के मीडियम में भी। बट जो मेरा रिकॉम्बिनेंट हुआ है, जो ट्रांसफर हुआ है, वो सिर्फ इसमें ग्रो नहीं करेगा, इसमें ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस साइट पर इस जीन का, इस डीएनए ने रेजिस्टेंस लॉस कर दिया। क्या कर दिया? रेजिस्टेंस लॉस कर दिया। बात समझ में आ गई? इसने, इस डीएनए ने इस साइट का रेजिस्टेंस जैसे ही लूज किया, अब ये इसमें ग्रो नहीं करेगा, दूसरे वाले में ग्रो कर जाएगा। बात समझ में आ गई? और नॉन रिकॉम्बिनेंट पार्ट दोनों में ग्रो कर जाएगा, क्योंकि उसने रेजिस्टेंस लूज नहीं किया। बात समझ में आ गई क्या? अरे अच्छे से समझ आई? ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, पता चल गया कैसे कि अपन को अंतर पता लगता है दोनों में? याद रहेगी अच्छे से बात? तो देखो अपन इधर लिखते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट। इधर लिख लेते हैं अपन कौन? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, दोनों चीज लिखी। इससे मुझे क्या कंक्लूजन निकला? अरे भाई इससे क्या कंक्लूजन निकला बताओ? इसमें ट्रांसफॉर्मेंट में क्या कंक्लूजन निकला कि सर ये जो डीएनए है अब इसके मीडियम पे ग्रो नहीं करेगा, यानी डू नॉट ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन मीडियम। इसमें ये ग्रो नहीं करेगा। क्यों ग्रो नहीं करेगा? क्योंकि इसने क्या कर दिया? बिकॉज लूज द रेजिस्टेंस, जो इसका रेजिस्टेंस था वो उसने क्या कर दिया? लूज कर दिया। इस वजह से ये इसमें ग्रो नहीं करेगा। ग्रो किस में करेगा? ग्रो किस में करेगा भाई? एम्पीसिलिन में। किस में ग्रो करेगा? एम्पीसिलिन में। ग्रो ओनली इन एम्पीसिलिन मीडियम, ये इसमें ग्रो कर जाएगा। अरे समझ आ गई ये बात? ये दोनों मीडियम में ग्रो कर जाएगा। किसमें? दोनों मीडियम कौन कौन से? एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, दोनों मीडियम में ये क्या कर जाएगा? ग्रो कर जाएगा। ग्रो इन बोथ मीडियम, दोनों मीडियम कौन कौन से? एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। क्यों कर जाएगा? कारण बताओ उसका? बिकॉज डू नॉट लूज resistance towards these antibiotic resistance gene। और यही इसका कंक्लूजन है। अब आप देखो इसका कंक्लूजन सिंपल याद रखो कि जिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का बना उसमें ग्रो नहीं करेगा, उसके अलावा सब जगह ग्रो करे। ये कंक्लूजन है, ठीक है? ये इसका निष्कर्ष है। एक सिंगल लाइन में याद रख लो कि जिस मीडियम में अपन ने उसको ग्रो किया है, जिस मीडियम पे उसको लाइगेट किया है, जिस मीडियम में उसको रखा है, उस मीडियम में वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपना रेजिस्टेंस लूज कर दिया। उसके अलावा जो भी जीन उसको मिलेगी, जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मिलेगी, वहां पर वो ग्रो कर जाएगा। बात समझ आ गई? वो कौन होगा? ट्रांसफॉर्मेंट या रिकॉम्बिनेंट। और जो सब जगह ग्रो कर रहा है, दोनों जीन में ग्रो कर रहा है, वो कौन है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अरे बात समझ आ गई अच्छे से? कोई डाउट यहाँ तक? समझ आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं लग रही दिमाग में? सर ऊपर से जा रहा है, बताओ। हाँ बिल्कुल, उसकी साइड दूसरी लेनी पड़ेगी। उसकी साइड, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया आपको,
ठीक है, जस्ट एग्जांपल बताया मैंने कि सपोज करो ये मेरा डीएनए था, मैंने टेट्रासाइक्लिन लिया और टेट्रासाइक्लिन पे बाम इस साइट पे मैंने क्या किया, इसको रेस्ट्रिक्टेड कराया, ग्रो कराया, लाइगेट किया। इसकी मैं दूसरी साइट भी ले सकता था, साल्फस्ट ले सकता था, उस साइट पे ग्रो करा था, तभी सेम रिजल्ट आता, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फिक्स है, साइट चेंज हुई है तो रिजल्ट भी चेंज नहीं होगा। अगर मैं जीन चेंज कर दूंगा तो रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब सपोज करो मैं एम्पिसिलिन यहाँ पर ले लेता, तो अब ये एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं करता, किस में ग्रो करता, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करता, ये दोनों में ग्रो कर जाता। समझ आ गई बात? अरे अच्छे से समझ आ गई? कोई डाउट किसी को? ये अपने को पता चलता है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में पता चलता है। एक दूसरा मेथड भी होता है, ये एक पहला मेथड है भाई, ठीक है, ये पहला मेथड है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का पता करने का। दूसरा मेथड कौन सा होता है? देखो दूसरा मेथड होता है कि मैंने रिकॉम्बिनेंट पार्ट को लिया, क्या लिया, रिकॉम्बिनेंट पार्ट को लिया, उसको मैंने बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के साथ क्या कराया, रिएक्ट कराया, क्या कराया, रिएक्ट कराया। रिकॉम्बिनेंट पार्ट लिया, उसको मैंने बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के साथ रिएक्ट कराया, तो यहां से ये मुझे कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करता, नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, यहां पर कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करता। क्यों नहीं करता? ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। किसकी वजह से? ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी कि इस रिकॉम्बिनेंट पार्ट को इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ने क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। क्या कर दिया? इनएक्टिव कर दिया। इस वजह से ये कोई भी कलर शो नहीं करता, ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसने इसको क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया, इस वजह से ये कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करता। अब मैं इस रिकॉम्बिनेंट पार्ट को किसके साथ लूं, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज के साथ। किसके साथ लूं? अल्फा गैलेक्टोसाइडेज के साथ, तो ये ब्लू कलर प्रोड्यूस कर देगा। तो मुझे पता चला कि मेरा रिकॉम्बिनेंट पार्ट है, कोई भी कलर नहीं दे रहा, यानी ये कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। कैसा है? नॉन रिकॉम्बिनेंट। अरे समझ आ रही है कुछ बात या नहीं आई? देखो अभी आएगी। अब मैं रिकॉम्बिनेंट पार्ट को किसके साथ ले रहा हूं, अब मैंने रिकॉम्बिनेंट पार्ट को रिएक्ट कराया किसके साथ, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज के साथ। किसके साथ कराया है? अल्फा गैलेक्टोसाइडेज। अब ये इनएक्टिव ना होके क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और कैसा कलर प्रोड्यूस करेगा, ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। कैसा प्रोड्यूस करेगा? ब्लू कलर, क्योंकि ये क्रोमोजेनिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? क्रोमोजेनिक। और क्रोमोजेनिक सब्सटेंस वो होते हैं जो कलर प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करते हैं, कलर प्रोड्यूस करते हैं। यानी इस एंजाइम में अब आप देखो कि मैं रिकॉम्बिनेंट पार्ट को बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ रखता हूं, तो इसको ये क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है, कोई कलर नहीं आता। अब मैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज में नॉन रिकॉम्बिनेंट रखता तो क्या कलर आता? नहीं आता। तो पता कैसे चलता कि कौन रिकॉम्बिनेंट और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट? आएगा। समझ आएगी बात? अरे आई नहीं आई समझ बात? सपोज करो दो प्रोडक्ट हैं तुम्हारे पास, तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। एंजाइम तुम्हारे पास एक ही है, ठीक है, एंजाइम तुम्हारे पास एक ही है। अब आप देख रहे हो एंजाइम आपके पास एक है, पहले कौन है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब उस दो में से आपको पता नहीं है कि क्या पता है, दोनों ही रिकॉम्बिनेंट है या दोनों ही नॉन रिकॉम्बिनेंट है, एक कॉम्बिनेंट है, एक रिकॉम्बिनेंट और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट, आपको कुछ पता है ही नहीं। पहला आपने लिया, सपोज करो उसको क्या मान लिया, रिकॉम्बिनेंट, उठाया आपने, पता नहीं है, उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ किया, कोई कलर नहीं आया, आपको ये पता चल गया कि रिकॉम्बिनेंट है। क्या है? रिकॉम्बिनेंट। क्या है? रिकॉम्बिनेंट। समझ आ गई बात? दूसरा लिया, आया, कलर प्रोड्यूस हो गया, पता चला यार ये तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट। समझ आ गई बात? सेम कहानी ऐसे। अरे पता चल रहा है ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, जब नीट का सबसे हार्ड एग्जाम हुआ था 2016 में, उस साल पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, सबसे हार्ड पेपर आया था तब पूछा था ये क्वेश्चन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्या पूछा था? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मेरे को 2010 तक के क्वेश्चन याद है, एक एक क्वेश्चन याद है कब कौन सी ईयर में कहाँ से पूछा गया था। एनसीईआरटी की लाइन लाइन पता है,
किस लाइन में से कहाँ क्वेश्चन आया था, किस सन में आया था। यही किया है मैंने नीट के टाइम पर, कुछ नहीं किया। रटा था भयंकर। एनसीईआरटी देख लोगे ना, लाल हुई पड़ी है एनसीईआरटी। एक बार एक तरह का मार्कर, फिर दूसरा मार्कर, फिर तीसरा मार्कर, रंग बिरंगी हो रखी है वो। ऐसे पन्ने देखते हैं ना तो इधर का लिखा हुआ इधर दिख जाता है। आप समझ सकते हो कैसी हालत हो रही है। ठीक है, अरे समझ आया। ये दूसरा मेथड है मेरे को रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का पता करने के लिए। पीवीआर का डायग्राम बनाना जरूरी है क्या, वो गोल गोल सा बनाओगे डायग्राम, बनाना है? मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है उस डायग्राम की। अपने को ये पार्ट पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस जीन के नाम लिखाई दिए, कौन कौन सी साइट पे, ये पता होना चाहिए कि इस साइट पे ये प्रेजेंट है, ये जरूर पता होना चाहिए कि इस एमपी साइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स पे ये 2 साइट होती है और इस पर ये 2 साइट होती है। लिख लो इसको फटाफट।
ये अपन ने पढ़ा। अब इसके बाद अपन क्या स्टार्ट करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर। ये मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन और नॉन ट्रांसफॉर्म। अब देखो कुछ मेरे पास ऐसी चीज भी होती है, ये तो वेक्टर के थ्रू किस में जा रही है, होस्ट में जा रही है। बिना वेक्टर के भी मैं डीएनए को किस में पहुंचा सकता हूं, होस्ट सेल में पहुंचा। आपने नाम सुना होगा बायोलिस्टिक गन, जीन गन नाम सुनोगे, टीआई प्लाज्मिड, क्या नाम सुना होगा, टीआई प्लाज्मिड, जीन गन, बायोस्टिक्लिक्स, नाम सुने ऐसे कई सारे। यानी इनमें क्या होता है, आपका जो टीआई प्लाज्मिड है वो तो आपका वेक्टर मेथड है। कौन सा, वेक्टर मेथड है, ठीक है। उसमें वेक्टर टीआई प्लाज्मिड खुद एक वेक्टर है। अब आप अदर वेक्टरलेस मेथड पढ़ते हो, अलग अलग सेल्स के लिए पढ़ते हो कि ह्यूमन के लिए मैं कौन सी काम में लूंगा, प्लांट के लिए कौन सी काम में लूंगा, एनिमल्स के लिए मैं कौन सी वेक्टर काम में लूंगा। तो मेरे पास अलग अलग वेक्टर भी होते हैं, और कुछ कैसे वेक्टर होते हैं, कुछ विदाउट वेक्टर, यानी कि मेरे पास मीडियम लेस होते हैं। कैसे होते हैं, मीडियम लेस, यानी बिना वेक्टर के भी मैं उस डीएनए को कहां पहुंचा सकता हूं, होस्ट सेल के अंदर पहुंचा सकता हूं। उसके 3-4 मेथड होते हैं, अलग अलग होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने टेम्परेचर उनको रखना जरूरी होता है। उसके बाद पहुंचाने के बाद अपने को क्या करना है, कॉपीज बनानी है। क्या बनानी है, कॉपीज। जैसे मैंने डीएनए को उठाए किस में पहुंचा दिया, होस्ट सेल में। अब उस होस्ट सेल को मेंटेन करा के, उसके लिए कुछ टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं उसको जीवित रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए। वो कंडीशन करा के अब मुझे उसको क्या करना है, एम्प्लीफिकेशन करना है। क्या करना है, एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉपीज बनाना, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। क्या पढ़ते हैं, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पूरा पोर्शन अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है भाई। कौन कौन सा, जीनलेस मेथड यानी वेक्टरलेस मेथड, ठीक है, जीन ट्रांसफर करने के वेक्टरलेस मेथड, और पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, कैसे सीक्वेंस होती है, कैसे इनकी कंटामिनेशन फ्री इनको मेंटेन रखा जाता है, ठीक है। धन्यवाद। क्या करना है आगे, ठीक है भाई।